हाय दोस्तों, मैं आशीष परिहार आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि बाबा साहब शिक्षा के एक प्रतिमान हैं। उन्होंने अपने संघर्ष के दौर में, उन्होंने उस पुराने दौर में जिस तरीके से बाहर गए और बाहर जा कर के उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया और उस शिक्षा से इस देश में भी एक परिवर्तन लाया, वो अपने आप में एक मिसाल है। और इसलिए आज का दिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है। भाइयों, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शिक्षा व्यवस्था होती है। किसी भी देश की, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो। पर आज जो देखने को मिल रहा है, खासतौर से अपने देश के अंदर जो देखने को मिल रहा है, जिसका संविधान स्वयं बाबा साहब ने लिखा और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इस देश में सभी बच्चे शिक्षित हों। इसलिए भारत के अंदर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कंपलसरी ऐसा इंतज़ाम किया उन्होंने। बाबा साहब ने इस चीज़ को मेंशन किया ताकि इस देश के अंदर कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह जाए, कोई भी बच्चा विकास से वंचित न रह जाए। पर एक अजीब सी विडंबना है कि जब से एजुकेशन मॉल चले, जब से एजुकेशन संस्कार की बजाय इंडस्ट्री हो गए। पहले शिक्षा एक संस्कार होता है, आज शिक्षा एक इंडस्ट्री है। शिक्षा इंडस्ट्री, उसको एजुकेशन इंडस्ट्री बोलते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में जिस तरीके से लूटपाट चल रही है किताबों के नाम पर, बाकी चीज़ों के नाम पर, एक एक बच्चे की किताब नॉर्मली मार्केट के अंदर जो इनकम वाले लोग हैं वो 15,000 20,000 इनकम वाले लोग, एक एक बच्चे की किताब जो एनसीईआरटी देता है या जो सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होता है। स्कूल है क्या? स्कूल सिर्फ हमको एक प्रमाण पत्र देते हैं कि हाँ, ये बच्चा एक सामान्य इस लेवल का अध्ययन कर सकता है, सिर्फ उसका इतना ही महत्व है लाइफ में। बाकी जो उसके आगे का जीवन होता है, संघर्ष का जीवन, रिसर्च का जीवन और आगे बढ़ने का जीवन, वो बच्चे की स्वयं की प्रेरणा से आगे बढ़ता है। उसमें स्कूली शिक्षा का सिर्फ योगदान होता है। स्कूली शिक्षा उसको एक आधार देती है कि हाँ, ऐसा आपको करना है। पर आज देखने को क्या मिल रहा है कि जो गार्जियन है वो बच्चे पे दूसरा क्या खर्च करें, वो सबसे पहले किताबों में ही तबाह हो जा रहे हैं। जो किताब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट मतलब बड़े बड़े शिक्षाविद होंगे, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के भी शिक्षा शास्त्री गवर्नमेंट ने रखे होंगे, तो गवर्नमेंट पे इतना तो हम भरोसा कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो इतना तो हमारे लिए करेंगे ही कि बड़े से बड़े शिक्षा शास्त्री को बैठाते होंगे, एक सिलेबस डिसाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर मिस्टेक कहाँ पे हो जाती है ये नहीं समझ में आता कि जो किताब 50 की मिलती है वो 550 मिलती है। अब ये समझिए कि जिस भी बच्चे के माता पिता सपोज करिए 15,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 15,000 रुपये में आज की महंगाई में 10,000 का तो खाना खा जाएंगे। 6,000 7,000 रुपये की अगर किताब एक इस क्लास की बिकेगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के इस देश में, जिसमें बाबा साहब ने एक सपना देखा कि सभी नागरिक पढ़े लिखे हों, सारे लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षा नहीं होगी तो जागरूकता नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी तो लोग चीज़ों को, अपने अधिकारों को मांग नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। शिक्षा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कहते हैं बिना शिक्षा का इंसान और एक जानवर दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो इस चीज़ की स्थिति आई कहाँ से, ये विषय वस्तु पनपा कहाँ से, सबसे ज़्यादा इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अपनी सरकारों पर, सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधियों पर, और जो सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो भी इसी देश इसी मिट्टी के हैं, उन पर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए और उनको भी अपनी मिट्टी के लिए थोड़ा समर्पित होना चाहिए। ज़रूरी इसलिए है, इस मिट्टी पे पैदा हुआ इंसान या जानवर कोई भी हो, समर्पित ही होता है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, कुछ तो धूर्त टाइप के लोग हैं जो पूरे सिस्टम को घुमा दे रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसे क्लॉज पास करा ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे नियम पास करा ले रहे हैं। अब जैसे सपोज करिए कोई किताब आ गई, अब किताब इस साल बच्चे ने पढ़ा, अब वही किताब जो है बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों ने निर्धारित की, बहुत बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों ने जिस किताब को निर्धारित किया है वो 50-60 रुपए की बिक रही है। दूसरी तरफ वही किताब किसी तीसरे राइटर को लेके आए, पता नहीं कोई उसको जानता है नहीं जानता, प्राइवेट पब्लिकेशन के नाम पे उसको थोड़ा चिकने पन्ने पर छाप करके, और वो 50 रुपए की किताब 550 का बेचते हैं। स्कूल भी रिकमेंड कर रहे हैं। आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है? स्कूल
जो सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए शिक्षा शास्त्री हैं, जो सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनको मूर्ख क्यों समझते हैं? ये एक मजाक उड़ाने जैसी बात है। मतलब मजाक गवर्नमेंट सिस्टम का, गवर्नमेंट चयन का, कि जब जिस देश के अंदर, सपोज करिए हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री होंगे, जो शिक्षा शास्त्रियों का पूरा एक पैनल होगा, एजुकेटेड लोगों का एक पूरा पैनल होगा जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से उसके अंदर घुसपैठ करके और ऐसे क्लॉज को बना देते हैं कि एजुकेशन संस्कार नहीं रह जाता, एजुकेशन इंडस्ट्री हो जाता है। इंडस्ट्री है, अब 90 रुपए की किताब, 100 रुपए की किताब, 100 रुपए की किताब जब 550 की बिकेगी तो वो इंडस्ट्री हो गया। एक कोई भी आदमी जो कितना भी कम कमाता हो, इतना तो कर ही सकता है कि 500-1000 रुपए कहीं से इकट्ठा करके बच्चे के लिए किताब खरीद ले। पर जब नॉर्मली घर में 2 बच्चे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम घरों में 2 बच्चे तो रहते ही, तो अगर 2 बच्चों की किताब ही 10,000 की है, उसके बाप की कमाई 15,000 है, तो कैसे पनपेगा? वो पनप ही नहीं पाएगा। अब आजकल एक नया फैशन चला है, बोल देंगे पापा से नहीं पनपता तो मम्मी को भेज दो। मम्मी को भेज देंगे तो बच्चों को पालेगा कौन? अब बच्चे भी ठेकेदारी में पलेंगे। ठेकेदारी की रोडों पे चल के तो हमारी हालत खराब है। ठेके के पानी का इंतजाम आप देख ही रहे हैं, जितना ठेकेदारी है सबकी हालत आप देख ही रहे हैं। अब बच्चे भी ठेके पे पलने लगेंगे तब तो खानदान ही खत्म हो जाएगा, मतलब कांड ही हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ शिक्षा के नाम पर एक माहौल क्रिएट किया और सारे जितने बड़े लोग थे अपने बच्चों को लंदन भेज दिए पढ़ने के लिए, और उन्होंने एक क्लब बना दिया और सारे इंडियंस के क्लब का मेंबर बना दिया और वहीं से ब्रेन वॉश किया और पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने हुकूमत किया। वो बच्चे जब वहां से पढ़ के आए तो वो लोग जो उन्हीं के राज्य में, उनके क्षेत्र में उत्पात कर रहे थे, जो उनका शोषण कर रहे थे, उन्हीं को लोगों का शोषण कर रहे थे, उन बच्चों को उन्होंने अपने माहौल में ऐसे डाला कि वो खुद ही अपनी मिट्टी, अपने लोग और अपने समाज के खिलाफ जाकर के उनके साथ खड़े रहे। तो उन्होंने पूरा जीवन उनके साथ काटा है। तो अगर बच्चों को भी हम ठेकेदारी में भेज देंगे पलने के लिए, घर में अगर माँ नहीं होगी संस्कार देने के लिए, घर में अगर माँ उसको देखने के लिए नहीं होगी, प्यार दुलार देने के लिए नहीं होगी, तो बच्चे पढ़ करके भी क्या करने वाले? उनके जीवन में परिवार नहीं होगा। जिसके जीवन में परिवार नहीं होगा उसके जीवन में संस्कार नहीं होंगे, जिसके जीवन में संस्कार नहीं होगा उनके जीवन में राष्ट्र का भी महत्व नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों को ठेकेदार न पाल करके उनकी माएँ पालें। उनकी माँ के लालन पालन में और ठेकेदारों के लालन पालन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। खैर जो भी है, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में जब 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का इंतजाम किया गया है, सरकारें एक बड़े से बड़े पैनल को स्थापित करती हैं, बड़े बड़े विद्वानों को स्थापित करके किताबें प्रिंट कराती हैं, तो कौन सी ताकत है जो सरकारों से ऐसा कानून बनवा दे रही है कि वो प्राइवेट बुक को भी अपने अंदर ला सकते हैं? और स्कूलों की भी हिम्मत देखिए, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ 100% प्राइवेट बुक्स को ला रहे हैं। उसमें ऐसा वो क्या पढ़ा देंगे? उस जो डिग्री वो देंगे, सपोज करिए कि वो कक्षा 5 की डिग्री दी है, 6 की दी है, 7 की, 8 की, 9 की, जो भी वो डिग्री दे रहे हैं, तो उसमें वो ऐसा क्या लिख करके दे देंगे उस राइटर के नाम पर कि ये बच्चा उस राइटर की किताब से पढ़ा है तो बाकी का फ्यूचर उसका ब्राइट हो जाएगा, कि भाई इसने इस राइटर की किताब से पढ़ा है, इसको डायरेक्ट IAS बना दिया जाएगा या डायरेक्ट ये साइंटिस्ट बन जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ना। वो सिर्फ एक डिग्री देंगे, हाँ ये 5वीं क्लास पास कर लिया, 6ठी क्लास पास कर लिया, 7वीं क्लास पास कर लिया। तो आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जिस तरीके से ये एक राक्षस की तरह समस्या आ रही है, उसको हम राक्षस ही बोल सकते हैं। ये प्रॉब्लम एक राक्षस की तरह निगल रहा है हमारे लोगों, तो इसलिए इस पर हमको चर्चा करने के लिए आना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस पर प्लीज़ प्लीज़ ये हमारी विनती है हमारे राष्ट्रपति से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हर राज्य के राज्यपालों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, तो उस पर गौर करें। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हम वोट देते हैं आपको, हम वोट दे करके आपको सदन में भेजते हैं, हम इच्छा रखते हैं कि आप हमारे बात को सम्मानजनक तरीके से रखेंगे, हमारे सम्मान को आप कायम रखेंगे। हम एक उम्मीद रखते हैं, कुछ भी हो जाए, सही हो गलत हो, रास्ते में कोई अधिकारी परेशान कर दे, कोई पुलिस वाला भी परेशान कर दे, तो हम एक गट्स रखते हैं कि फलाने भैया आए थे वोट डालने के लिए हमारे पास, हमने उनकी मदद की। मदद क्या की, हमको सही लगे, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं एक फ़ोन करूंगा तो भैया फ़ोन उठाएंगे, हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होगा। ये गट्स रखता है, हर आदमी ये गट्स रखता है कि पसीना चौड़ा करके बोलता है कि भाई
हम फलाने नेता के इलाके के हैं, हम ढिकाने नेता के इलाके के, और गर्व महसूस करता है। करने वाली भी बात है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमको उन पर प्राउड होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों को भी हमारे सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अब ये एक कितने अफसोसजनक बात है, कितना ज़्यादा एक समस्या देने वाली बात है, दिमाग को कष्ट देने वाली बात है। सपोज करिए किसी का पिता है, उसके 2 बच्चे हैं और स्कूल में एडमिशन हुआ, और हालांकि वो किताब 500 रुपये में उसको आनी चाहिए, 500 में पूरी किताब ही आ जानी चाहिए, पर स्कूल ने उसको 12,000 15,000 का लिस्ट पकड़ा दिया। अब 15,000 की किताब के लिए 15,000 तनख्वाह पाने वाला आदमी 15,000 लेके कहाँ से आएगा? तो क्या राष्ट्र शिक्षा की तरफ नहीं जाएगा? वो लोग जिन्होंने दिया कि भाई चाचा को वोट दे रहे हैं, ताऊ को वोट दे रहे हैं, भैया को वोट दे रहे हैं, या फलाने भैया को वोट दे रहे हैं, उनके रहते हुए मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता, वो जब अशिक्षित होंगे तो क्या उन जनप्रतिनिधियों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या उन जनप्रतिनिधियों के लिए ये अपमान वाली बात नहीं है कि उनका झंडा लेके चलने वाले, उनके सम्मान के लिए लड़ने वाले, उनके नाम से झगड़ा कर लेने वाले, उनके नाम पे मर मिटने वाले लोग अपने बच्चों के लिए किताब न खरीद सकें? क्या ये इस राष्ट्र के लिए अपमान की बात नहीं है कि जिस राष्ट्र में शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया। अगर आप देखेंगे तो जितने भी लीडरशिप थे, जितने भी लोग रहे, चाहे संविधान सभा में रहे हों, सदन में रहे हों, कहीं भी रहे हों, तो महिला सुरक्षा और शिक्षा बाबा साहब की 2 प्राथमिकताएं थी। तमाम लोग हैं, अलग अलग चरित्र का निर्माण करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर हकीकत ये है कि बाबा साहब ने अपने जीवन में 2 चीज़ों को हमेशा महत्व दिया, और उसी बात को लेकर के उन्होंने रिजाइन भी किया था। महिला सुरक्षा और शिक्षा को लेकर के ही, विशेषकर महिला सुरक्षा के लिए वो स्पेशली कुछ चाहते थे और हो नहीं पाया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया सदन से। तो वो व्यक्ति जिसने संविधान लिखा, और जिसने संविधान लिखा उसकी पहली प्राथमिकता देश को एजुकेटेड करना थी और संपूर्ण नागरिकों को समान रूप से एजुकेशन देना उस व्यक्ति का लक्ष्य था, जिसको हम सम्मान से आज बाबा साहब करके बुलाते हैं। उनको हम बाबा साहब इसीलिए सम्मान से करके बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने सभी को उतरवत प्रेम किया। उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने समान निगाह से देखा कि इस देश में सभी व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। अगर सभी व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे, सही शिक्षा नहीं पाएंगे, तो वो सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे, अपने बातों को नहीं रख पाएंगे, अपने अधिकारों की मांग को नहीं कर पाएंगे। तो आज जब बड़े बड़े विद्वानों की लिखी हुई किताबों को स्कूल नकार रहे हैं, ये अपमान है, उन विद्वानों का अपमान है जिनकी किताबों को नकारा जा रहा है। पूरा का पूरा एक सरकारी पैनल होता है, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, जो किताबों को, सिलेबस को, साइकेट्रिस्ट होते हैं जो उनकी सोच को समझते हुए इस सिलेबस को, किताबों को बनाते हैं। और उनकी जगह पे किताब तमाम स्कूल जो आज स्कूल, मतलब स्कूल इंडस्ट्री के नाम पे चल रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री के नाम पे चल रहे हैं, वो उन सारे वैज्ञानिक स्तर के लोगों को नकार देते हैं और एक नया कुछ सरूफा लेके आते हैं कि भैया ये लो, ये जो अचार है इसमें जो पुराना सरसों का तेल था जो बाप दादा लोग डालते थे वो बराबर नहीं है, इसमें रिफाइंड डालो। तो आप रिफाइंड डालोगे तो ये हार्ट के लिए अच्छा होगा। हालांकि उसका लक्षण वही होने वाला है, पहले भी ऐसा हुआ, वही सरसों का तेल मत खाओ, हार्ट अटैक होएगा, रिफाइंड खाओ। तो रिफाइंड खा के घुटना भी चला गया, हार्ट भी चला गया। अब हुआ तो कुछ नहीं, वो लोग तो निकल गए बता करके, वही हाल हो गया है। पहले क्या होता था, एक किताब हम पढ़े, हमारे पीछे अगर कोई बच्चा है घर का तो वो पढ़ लेता था। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, हर साल किताब ही चेंज हो जा रही है, हर साल किताब चेंज हो जा रही है। ये ऐसा हो गया है जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ियां हर 6 महीने पे चेंज, मोबाइल हर 6 महीने पे चेंज। अभी ऐसा स्क्रीन था 5 mm ज़्यादा है, 2 mm कम है तो 3 mm दाएँ है, 5 mm बाएँ है, तो 2 स्क्रीन चलेगा तो 3 स्क्रीन चलेगा। मोटरसाइकिल में साइलेंसर 4 इंच ऊपर था, 2 इंच नीचे है, सीट आगे है पीछे है। वैसा करके आजकल स्कूल भी हो गए हैं, इसमें 3 अध्याय थे अब 4 अध्याय आएंगे, तो ये अध्याय आगे पीछे हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे। वो करना क्या चाह रहे हैं? वो हर साल नई किताबें खरीद रहे हैं, अनाप शनाप पेड़ों को कटवा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पेड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, इस बात पे ध्यान दें। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट को देखने वाले जो मंत्रालय हैं वो इस बात को ध्यान दें। अब विशेषज्ञ भी कुछ नहीं बोल रहे। ताज्जुब की बात यह है कि एक किताब से 4 बच्चा पढ़ना चाहिए। बाबा रामदेव जी भी बोलते थे कि भाई सेकेंड हैंड किताबें खरीदते थे और पढ़ते।
बहुत सारे लोग पढ़े, हम लोग के ज़माने में हम लोग भी खरीदते थे, ऐसी बात नहीं है। पर किताबों को चेंज करके वो क्या हासिल कर रहे हैं, और हर साल किताबें चेंज क्यों हो रही हैं? मतलब एक बार जो किताब आपने पढ़ लिया वो रद्दी हो गया, अब उसको बेच दो, अब दुकान वाले उसमें कुछ चना वना डाल करके देंगे। यार ये सब क्या चल क्या रहा है राष्ट्र के अंदर? अब बाबा साहब अम्बेडकर के देश के अंदर, जिन्होंने संविधान में इस चीज को सुनिश्चित किया कि इस देश के अंदर बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, इस देश के अंदर बच्चों की शिक्षा पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को इस देश के अंदर शिक्षित किया जाएगा, ताकि वो सही सोच रखेगा, अपने अधिकारों की बात कर पाएगा और इस राष्ट्र को सही दिशा में ले जा पाएगा। उस राष्ट्र में चल क्या रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सोचने का विषय है, ये खतरनाक विषय है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये आने वाले लोगों को, सिर्फ अभिभावक की जेब पे खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात समझिए, एजुकेशन हमारे माइंड को डिसाइड करता है। कोई भी उठ के आ जा रहा है, फलाने का किताब खरीद लो, ढिकाने का किताब खरीद लो, क्या लिखा है किसी को पता नहीं। अच्छा, स्कूल में टीचर भी आजकल बहुत स्टाइलिश टाइप के हैं, और पूरा लुक वगैरह देते हैं फिल्मी, और बाल बाल झटक करके और बोलेंगे वो अगर औकात नहीं है तो फिर स्कूल में एडमिशन क्यों दिए, हैसियत नहीं है तो, पता नहीं वो सदन को बोलते हैं कि हैसियत नहीं है तुम्हारे लोगों को, तुम लीडरों को बोलते हैं कि भाई ये जो तुम्हारे लोग आते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, इनकी हैसियत नहीं है, या वो बाबा साहब का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हैं, या उस देश का संविधान जो 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है उसका मजाक उड़ाने का हिम्मत कर रहे हैं। वो किसी भी राइटर की किताब लेकर के आ रहे हैं, एक ऐसी बुक के सामने खड़ा कर दे रहे हैं जिसको छापने के लिए पूरा पैनल लगता है, बड़े बड़े रिसर्चर लगते हैं, उनको फेल करके वो किसी को ला दे रहे हैं। शायद अगर सही तरीके से जांच किया जाए तो आप ये पाए, मुझको तो लगता है कि 20-30% लोग तो ऐसे निकलेंगे कि जो इस लायक भी नहीं होंगे कि उनकी किताबों को प्रिंट किया जाए। ये हर साल सिलेबस चेंज करने का फैशन क्या है, इस बात पे गौर करने की जरूरत है। सरकारों को बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। एनवायरमेंट देखने वालों की, और ये वृक्षारोपण और वृक्षों को बचाने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि हर साल सिर्फ सिलेबस को घुमा करके, कई करोड़ किताबों को छाप करके अब पेड़ों को, जंगलों को काटा जा रहा है। आखिर सब शांत क्यों है? समझ में नहीं आ रहा कि सारे के सारे शांत क्यों है। शायद वो समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक से एक स्कॉलर हैं, एक से एक बड़े लोग हैं, तो वो सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ऐसा तो असंभव है। तो प्लीज़ हमारी ये विनती है, आज बाबा साहब अम्बेडकर के इस पर्व पर उनकी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए हम काम करें, राष्ट्र उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि बाबा साहब वो ताकत हैं जिन्होंने बच्चों को एजुकेशन की ताकत देने की बात की। बच्चों में स्थापित की गई एजुकेशन की ताकत से ही राष्ट्र ताकतवर बनेगा। इस बात को उन्होंने आज से बहुत साल पहले समझा, महसूस किया, और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। तो आज के दिन पूरा राष्ट्र इस बात का संकल्प ले कि हम आने वाले दौर में बच्चों के जीवन से एजुकेशन क्राइसिस को हमेशा के लिए मिटा देंगे। सरकारें इस बात का संकल्प लें, सबसे पहले हमारे जनप्रतिनिधि इस बात का संकल्प लें कि उनके देश में, उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रहने वाले किसी भी पब्लिक को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा पाएगा। किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक वो उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं। इस बात को सुनिश्चित करेंगे, उनके सम्मान की बात है। अब ये बात जनप्रतिनिधियों के सम्मान की है कि अगर उनके क्षेत्र में लोग अशिक्षित हो जाएं, वो जो जीएसटी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स के पैसे को वही मैनेज कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि ही कानून बना रहे हैं। विधायिका से बढ़ के क्या है? विधायिका ही कानून बनाती है, कानून से ही देश चलता है। सभी कानून कानून चिल्लाते हैं, पर बनाता कौन है? विधायिका। विधायिका को कौन बनाता है? हम। तो जो कानून बनाने वाले को बना रहा है वो परास्त कैसे हो सकता है? और भी पराजय ऐसी कि पूरा राष्ट्र उसमें पराजित हो जाएगा। तो इस बात पे हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान देंगे, हमें ये आशा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब को इस तरीके से एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन के अंदर एक श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, पूरे देश के अंदर एक श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे, और इस चीज को मिशन की तरह चलाएंगे कि इस राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहेगा। एजुकेशन इंडस्ट्री के नाम पर कुछ लोगों द्वारा प्रॉफिट के बिजनेस को क्रिएट करने के षड्यंत्र के लिए राष्ट्र के बच्चों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। बच्चों के भविष्य को सूली पर चढ़ाना, इस राष्ट्र को सूली पर चढ़ाना, एक ही बात है।
किसी भी कीमत पे वो राष्ट्र जिसके लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उसके अलावा जितने भी लोग थे, चंद्रशेखर आजाद की टीम में जितने लोग थे, वो सारे के सारे लोग जिन्होंने अपनी जान दी, भगत सिंह, उनके जितने साथी थे, ये सभी एजुकेटेड लोग थे। इसमें कोई अशिक्षित नहीं था, कोई भी अशिक्षित नहीं था। और उन लोगों के इस राष्ट्र में, उन लोगों का वो राष्ट्र जिसका उन्होंने सपना देखा, जिसके लिए वो चने चबेने चबा के चले गए। अभी के लोग तो जो जो कर रहे हैं पता ही है, कुछ अलग ही टाइप का खाना खाते हैं, पर वो सुबह शाम चना खा करके जिंदा रह के उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश के खिलाफ चलने वालों से लड़ाइयाँ लड़ी, हमें आज़ाद कराया। क्या ये दिन देखने के लिए कि जिस देश को उन्होंने आज़ाद कराया उस देश में रहने वाले नागरिक अशिक्षित हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज हम ये संकल्प लेंगे उस स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, जिन्होंने सपना देखा, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान में इस बात को सुनिश्चित किया कि इस राष्ट्र के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर 14 साल तक का हर बच्चा शिक्षित ही होगा। इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था सार्वजनिक तौर पे की जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सार्वजनिक तौर पे की जाए, इसको इंडस्ट्री का नाम न दिया जाए। जितने स्कूल हैं उनको टेक ओवर किया जाए। जो लोग नहीं इसको चला पा रहे हैं मैनेजमेंट में, 125 करोड़ की आबादी है, क्या 125 करोड़ बेवकूफ़ लोग हैं इस राष्ट्र में? नहीं है ना। ये 125 करोड़ लोगों का इंसल्ट न किया जाए। उसमें लाखों ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को समर्पित हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आंख बंद करके भी ढूंढेंगे तो भी मिल जाएंगे। मुझको लगता है कहीं नहीं मिलेंगे तो इस कानून में जरूर मिल जाएंगे। एक से एक लोग स्थापित किया जाए, इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और सबसे ज्यादा बाबा साहब के सम्मान की रक्षा की जाए, क्योंकि उन्होंने इस संविधान को लिखा, उन्होंने ये सपना देखा, उन्होंने अपने सारी जिंदगी इस चीज के लिए संघर्ष किया। और अगर इस चीज में राष्ट्र हार गया तो ये बाबा साहब का अपमान करने जैसी बात हो जाएगी। तो हमारा इस देश के संपूर्ण नागरिकों से ये निवेदन है, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से ये निवेदन है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन है और सदन में बैठे हुए हमारे सारे जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि प्लीज़ वो इस भीषण आग को समझें, देश की तरफ बढ़ते हुए इस राक्षस को समझें। जिस तरीके से ये समस्या राष्ट्र के नागरिकों को निगलने के लिए धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, वो इस प्रॉब्लम को समझें, सुनिश्चित करें और इस बात को सुनिश्चित कर दें कि जो किताबें पैनल द्वारा निर्धारित की गई हैं वही किताबें बिकेंगी। किसी भी आदमी को कहीं सड़क से उठा के किसी भी नाम से कुछ भी सौंपा छोड़ देने से वो नहीं चलेगा। और इस चीज़ को निर्धारित करें कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। पैसा किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित न कर पाए। कोई भी व्यक्ति स्कूल में जाके ये बात न सुने अपने बच्चे के सामने कि तुम्हारी औकात नहीं है तो बच्चे को लेके जाओ, तुम्हारी हैसियत नहीं है तो बच्चे को यहाँ पढ़ाने को लेके आ गए, तुम्हारी हैसियत नहीं है तो तुम सरकारी स्कूल में जाओ। क्या सरकारी स्कूल अपमान का कारण है? क्या सरकारी शिक्षक इस तरीके से अपमानित किए जाएंगे? उनसे कम डिग्री वाला आदमी ऐसा बोलेगा? सरकारी शिक्षकों की डिग्री से कम डिग्री वाला आदमी इस तरीके की बात करेगा कि आप सरकारी स्कूल में बच्चे को ले जाएं? क्या वो कोई ऐसी गलत जगह है? या बाकी के जो स्कूल हैं वो भारत सरकार के अंडर में नहीं आते या भारत सरकार के क्षेत्र में नहीं आते? तो इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र के क्षेत्र में मौजूद सभी संस्थानों में ये सुनिश्चित किया जाए कि 14 साल तक सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। सरकार चाहे प्राइवेट स्कूलों को अपने जेब से फीस दे, बच्चों के लिए जो भी बुक्स है उनका इंतजाम करे और एक पैनल का गठन करे। सरकार एक पैनल का गठन जरूर करे जो ये बात निश्चित करे कि स्कूल में कौन सी किताब बिकेगी। कुछ तो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिन्होंने स्कूल खोल लिए हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, अब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कौन सी किताब पढ़ी जाएगी। वो खुद ही कभी नहीं पढ़े और वो बता रहे हैं आपको क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ा देंगे कोई भरोसा नहीं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि किताबें दिमाग को निर्धारित करती हैं, सोच को निर्धारित करती हैं, राष्ट्र के सोच को निर्धारित करती हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वही राष्ट्र हैं। अगर उनकी सोच गड़बड़ हो गई तो राष्ट्र गड़बड़, उनकी सोच सही तो राष्ट्र सही। तो ये मेरा सविनम्र निवेदन है कि इस भीषण आपको समझें और एक पैनल का गठन करें जो पूरे देश के अंदर ये डिसाइड करे कि आपको यही बुक पढ़ानी पड़ेगी। जो भी है, इस बात के लिए हमारे निवेदन को स्वीकार करें और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया, उनको एक श्रद्धांजलि दें। और मुझे नहीं लगता कि इस राष्ट्र में इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि होगी।
इसी के साथ जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत।